किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त उनका नहीं बदलता जो वक्त बदलने का इंतज़ार करते हैं। वक्त उनका नहीं बदलता जो वक्त बदलने का इंतज़ार करते हैं। वक्त उनका बदलता है जो वक्त बदलने की ताकत रखते हैं। और ये ताकत आप में है। हाँ बेटा, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप में पूरी ताकत है कि आप अपने समय को बदल सकते हो। आप में जितने भी हैं पोटेंशियल, उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और ये पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ उसका यूटिलाइजेशन करना हो, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभास सर में। बेटा, आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और इसीलिए मैं और भी वीडियो बनाते जा रहा हूँ। आज मेरे दिमाग में आ रहा था कुछ आइडियाज़ कि क्या करूं, आप लोगों को कैसे मदद पहुंचे। फिर मुझे पता चला कि चलो मैं ऐसा करता हूं कि अब एक एक चैप्टर का आपको रिवीजन इन वन शॉट, मतलब एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो खोजने में बच्चों को बार बार ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मैं मानता हूँ, बट बहुत काम के वीडियो हो जाएंगे आपके लिए कि अगर एक ही वीडियोज़ में आपको पूरे चैप्टर का रिविज़न मिल जाए। और इसीलिए मैंने दिया है नाम इसे रिविज़न इन वन शॉट। और आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ मैट्रिसेस, ऐसे ही करके आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे बेटा मैं, है ना, वन शॉट रिवीजन में एक वीडियो बनाऊंगा। यानी जितने भी चैप्टर हैं सबके वीडियो बनेंगे, जिसमें एक ही वीडियोस में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा जो वीडियोज होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए रहेंगे वो हो जाएगा, है ना। यानी मैक्सिमम 2 वीडियो, 1 वीडियो फॉर रिवीजन। रिवीजन 2 तरह के होते हैं बेटा, आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट का और एक प्रॉब्लम का। मैंने आज आपके लिए ये भी बताया, अब एग्जाम का टाइम नज़दीक आ गया, एक एक सवाल बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए, आपने पर भी रखा है। तो अब आपको ये पता करना है कि हमें कौन से सवाल बनाने चाहिए और कौन से सवाल नहीं बनाने चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए चैप्टर में। इसके लिए भी मैंने अब अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ बेटा, कि कौन से एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इतना बना लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे आपके तो इससे बाहर नहीं आएंगे। इस बात को आप एकदम गारंटी मान लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का है बेटा, ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक का। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी से बाहर के कोई क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं 20 क्वेश्चन टॉप 20 या टॉप 30 करके अलग से मैं आपको दूंगा। किसी चैप्टर में टॉप 20 होता है और किसी में टॉप 30 होता है, वो भी मैं आपको दूंगा। ओके, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक ही वीडियोज़ में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चल रहे हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले नाम ही है चैप्टर का हमारा मैट्रिसेस। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे डिलीट करना होगा, हटाना होगा बेटा यहाँ से जगह के लिए। तो आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर सकते हो बेटा। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप दैट कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। ओके, अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, कि स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मैट्रिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए यूजफुल है सारा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं मैट्रिक्स। ये है क्या, मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी थिंग्स, नंबर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर हम करें तो वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। ओके, इट मस्ट बी रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स को हम इस तरह के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडियन, कुछ फॉरेन राइटर की बुक में ये भी साइन है, ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है ना, बट आप यही यूज करोगे अपने इंडियन राइटर में, या जितने भी बुक्स हैं उसमें यही सिंबल यूज हो रखा है। तो मैट्रिक्स को यूज करने का सिंबल रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है हमारा। अब आते हैं मैट्रिक्स में क्या बोला, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी थिंग्स। तो रेक्टेंगुलर अगर हम अरेंजमेंट करें, जैसे मैट्रिक्स ए लिखना चाहें तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई एफ, लेंथ भी होना चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब क्या, लेंथ भी होना चाहिए और ब्रेथ भी होना चाहिए, है ना, समझ में आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है आपको, दोनों है हमारे। दैट मीन्स ये नंबर रो और कॉलम में है।
समझ में आ रहे हैं? ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम लोग रो बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो दिख रहा है इसे फर्स्ट रो बोले, इसे हमने क्या बोला बेटा? सेकेंड रो। इसे हमने फर्स्ट कॉलम बोला C1, इसे हमने C2 बोला, इसे हमने C3 बोला। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है यहाँ तक? अब ये कॉलम है और ये क्या है हमारा? रो। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला कॉन्सेप्ट है बेटा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वह हमेशा m इंटू n होता है। ये m ऑलवेज नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और ये n ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो 3 और 2, इसका मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो गया? m इंटू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। पहला वाला हमेशा रो होगा और दूसरा वाला हमेशा कॉलम होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर जो है एबव का वह 2 इंटू 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 इंटू 3 हो गया। आई होप दैट कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गए होंगे और रो और कॉलम भी समझ में आ गए होंगे। नाउ अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जिसको आपने रो और कॉलम में सजा रखा है वो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट कैसा होता है? जैसे ध्यान से देखना बेटा, ये A इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो ये A11, A12, A13, A14, जितना मन है उतना लिखते जाओ। ठीक है, ये फर्स्ट रो है तो इसमें पहला वाला रो जो है 1 ही है और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम चलता रहेगा। इसी तरह से A21 सेकंड रो स्टार्ट हो गया तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ओके, ठीक है, और भी आएंगे अगर A4, A5, जितना भी आप कर सकते हो, जितने भी रो और कॉलम तक लेके जाने हैं आपको, आप लेके जा सकते हो। ये इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ज़रा सीरियसली देखना बेटा। ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 - 2 4 6 2 5 3 0 और 4। ठीक है, मैंने बोला बताओ A22 की वैल्यू कितनी है? तो 2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो ये है सेकेंड रो। फर्स्ट रो ये देखो R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये वाला जो है ये C1 है पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये C2 है और ये C3 है। तो अब A22 तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या फंसा? 2 फंसा, इसका मतलब 2 आएगा। ठीक है, A32 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आ रहे हैं? A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया? 4 आ गया। A43 यानी फोर्थ रो, अब फोर्थ रो तो अपने पास है ही नहीं तो आपसे पूछ सकता है नॉट डिफाइंड है, ये है नहीं हमारे पास में, प्रेजेंट ही नहीं है इस मैट्रिक्स में, ये पोजीशन डिफाइंड ही नहीं है हमारा, इसीलिए नॉट डिफाइंड हमने बोल दिया। आई होप दैट कि बेटा आपको मैट्रिक्स में 2 बातें समझ में आ गई। क्या क्या? एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरा मैट्रिक्स का, वेरी गुड बोलो, हाँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड मैट्रिक्स का एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना आपको समझ में आ गया कि आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वेरी गुड। आज अगर आपको मैट्रिक्स में मैं 0 लेवल से लेके 100% लेवल तक लेके जाऊंगा, आपको 0 लेवल से लेके 100, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ से मैट्रिक्स पूरा देख लोगे बस एक ही शॉट में। मतलब इसी एक वीडियो में आपके मैट्रिक्स के 0 से 100% कॉन्सेप्ट में मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। 0 से 100% कॉन्सेप्ट में इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। नंबर 1, अब ये अगर आपने समझ लिया बेटा, ऑर्डर समझ लिया आपने मैट्रिक्स का, ठीक है, और दूसरा आपने क्या समझ लिया? एलिमेंट। तो अब एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए रिलेशन अमॉन्ग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम गिवन है, कॉलम गिवन है,
आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स का, जिसका रो और कॉलम जो है वह उनके बीच का रिलेशन गिवन है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 सच दैट अब ये दे रखा है ए आई जे इजिकल टू 2i माइनस 3j, या कुछ भी दे दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 होगा, ऐसा नहीं है। जैसे 5i माइनस j दे दिया आपने, चलो 5i माइनस j बोला, ऐसा कंस्ट्रक्ट करो। कुछ भी दे सकता है, रिलेशन होल स्क्वायर लगा देगा, अपॉन में 2 कर देगा, है ना, इन 2 में कर देगा, डिवाइड, जो भी मन में आएगा वो कर देगा। उसके लिए परेशान होना नहीं है। जो रिलेशन है वो आप बनाओगे कैसे, एकदम इजी सवाल है, हलवा सवाल है बेटा, आप तो ऐसे ही बना दोगे और ऐसे सवाल आएंगे इस बार, है ना। इसीलिए जरा ध्यान से देखो आप। तो 2 into 3 सच दैट ये ऑर्डर रिलेशन दे दिया आपको। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेट कर लो। ए इजिकल टू मैट्रिक्स क्या होगा बोलो, A11 A12, 3 कॉलम है तो 1 3 भी होगा, A21 A22 और A23 भी होगा। 3 कॉलम थे और 2 रो था तो 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गए, हो गया कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये आई है और ये जे है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट में ए आई जे मतलब ये रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और मैट्रिक्स में ये 2 into 3 जो है ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो फिर क्या हो गया बोलो। अब अगर हमें A11 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पुट कर लो ना, आई और जे की वैल्यू 5 into 1 minus 1, 5 में से 1 गया तो 4, वेरी गुड है, आपको तो आ गया। A12 है ना बेटा, क्या हो गया बताना, 5 into 1 minus 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया। A13 है और ये कितना होगा बताना बेटा, 5 into वेरी गुड 1 minus 3, 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया। आई होप दैट कि अब इसी तरह से आप A21 भी निकाल लोगे, A22 भी निकाल लोगे और A23 भी निकाल लोगे। ऐसे सवाल NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज में हैं बेटा, आप 2-4 सवाल का प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, 2-1 2-2 और क्या हो गया 2-3। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना बेटा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। A21 2-2 मैट्रिक्स जब आपने वैल्यू फाइंड कर लिया तो अब ए के फॉर्म में आप लिख लो, यहाँ पे 4 आ गया था, 3 आ गया था, 2 आ गया था एंड शो ऑन। यहाँ भी वैल्यू आएंगे, वो वैल्यू लिख देना, आंसर आ गए आपके। आई होप दैट कि बेटा आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से सीख गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप्स हैं मैट्रिक्स के जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी दूंगा बेटा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, घबराना नहीं है, आप सिर्फ सीखते चलो। तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी गुड। पहला तो बोला इसने जीरो मैट्रिक्स, फर्स्ट में क्या बोल दिया, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो बड़ा यूनिवर्सल है, सेट में जाओ तो नल सेट यानी जीरो सेट है, मैट्रिक्स में आ गया तो जीरो मैट्रिक्स, बड़ा खतरनाक होता है, कुछ है नहीं इसमें, जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब ईच एलिमेंट जो है वह जीरो होंगे, ईच एलिमेंट इज जीरो, ईच एलिमेंट इज जीरो, ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल है ये ए इज इक्वल टू वेरी गुड 0 0 0 0 0 0, कुछ भी ऑर्डर का ले लिया, हो गया जीरो मैट्रिक्स। पता है आपको, मुझे भी पता है कि आप लोग जान रहे हो, रो मैट्रिक्स बहुत आसान है, एक 1 रो होगा, है ना। बट आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं कुछ और भी चीज़ बताऊंगा। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये जरूरी है। रो मैट्रिक्स बोला कि ओनली 1 रो होना चाहिए, ओनली 1 रो, कॉलम कितना भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो है वह 1 into n होगा, वेरी गुड। अब जैसे a इज इक्वल टू, तो 1 into जैसे 1 5 -3, और भी अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो बंद कर दो, बट आपको रो एक ही रखना है, ठीक है। कॉलम जितना रखेंगे उतना चलेगा। रो मैट्रिक्स समझ में आ गए, तो रो अगर समझ में आ गए तो इसका उल्टा भी समझ में आ गया, क्या, कॉलम मैट्रिक्स, वेरी गुड। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो ओनली बोलो, ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम होंगे, वेरी गुड।
ओनली वन कॉलम। अब ये ओनली वन कॉलम का मतलब क्या हुआ, एक ही कॉलम, यानी इसके ऑर्डर जो है वो क्या होंगे जरा बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आने के चांस हैं। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, बोलो m इंटू 1, वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल में आपको, अब एक को जरूरी थोड़ी है कि यही मैट्रिक्स लेते रहें, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, कुछ भी लिख लो, 3 - 2 4 हो गया, ठीक है। कितने रो तो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम कितने होने हैं, 1 ही होने हैं। आप चाहो तो और भी नीचे लगा सकते हो एलिमेंट, जितना लेना है उतना ले लो। तो बेटा आपने मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स तो सीख लिया, और ये सब चीज़ें आपको आ रहा है, मुझे भी पता है, बट मैं आपको रिवीजन एक बार करवा दे रहा हूँ कि अब आपके बाद दिमाग से ना निकले, और आपको जो ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, अब आप देखते जाओ आपको कितनी सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आ रही है आपको, जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, इससे आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होंगे कि हाँ मुझे आ रहा है। आप देखते जाओ, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और क्या हो गया था बेटा, हाँ, तो अब आता है नेक्स्ट नंबर जो है हमारा, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो बोला ये तो पता ही है आपको, रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाए, या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, एक ही बात है। यानी कि ये ऑर्डर जो है वो 2 × 2 हो सकता था, 3 × 1 भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे हमारे। कुछ भी लिख लो आप, a इज इक्वल टू -3 2 4 0 4 2 -5 -7 0, कुछ भी लिख दो, 3 × 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, वेरी गुड। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, वेरी गुड। अब अगर ये आपको समझ में आ गए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो क्या क्या होता है, जरा ध्यान से देखते जाना बेटा। तो दूसरा नंबर आ गया अब डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होते चले जाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने अब फिर से नाम देना शुरू कर दिया 1 2। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो ना आप, ये इसको छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए। तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स each element except diagonal को छोड़कर must be जीरो होना चाहिए। अब ये क्या होगा पता नहीं, क्या होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है और हो नहीं भी सकता है। ओके, कौन सा, डायगोनल एलिमेंट, ये जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अब एक बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि अगर ये सारे जीरो हो जाएं तो क्या उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली कहेंगे। ये जीरो हो गया या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना है ही नहीं हमें, ठीक है। इसका मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स हो देन इट इज ऑल्सो नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स may not be a diagonal matrix. The special condition is what? क्या है स्पेशल कंडीशन, ये देखो आई जे बराबर है तो तीनों में, तो बोला Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j, इसमें बराबर है, इसके बारे इधर और इधर जितने भी हैं उसमें i और j तो इक्वल नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट जो है वह जीरो होना चाहिए। ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप दैट कि डायगोनल क्लियर हो गया। फिर से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा जो एलिमेंट है वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स डायगोनल में भी जीरो और मे नॉट बी जीरो। वेरी गुड। अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स सीख लिया बेटा तो फिर हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बोला, ये बोला इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल matrix if diagonal element, if each diagonal element is same, element is same। अब ये अगर सेम हो जाए
सेम हो जाएगा मतलब अगर ये 2 है तो सब 2 2 2 हो जाए, -3 है तो सब -3, डायगोनल एलिमेंट। बाकी सारे तो जीरो होने ही है क्योंकि किस में ले रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में ले रहे हैं। तो ये नीचे वाला भी जीरो, ऊपर वाला भी जीरो, ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू सेम होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच डायगोनल एलिमेंट इज सेम देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया जरा बताना बेटा। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो आते हैं, बोलो। मैंने क्या बोला, ये सेम होना चाहिए, कुछ भी बोल लो। जैसे बोलते 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3 बोल दिया आपने, ये 3 3 है कि नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ऑल स्केलर मैट्रिक्स मे बी अ स्क्वायर, मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में आ गए, स्केलर भी समझ में आ गया। और अगर स्केलर समझ में आ गया तो अब इसका स्केलर का कंडीशन, वेरी गुड है, इसका कंडीशन क्या होगा जब बताना। तो Aij इज इक्वल टू 0 4 ऑल I इज नॉट इक्वल टू j, ओके। और Aij इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू k फॉर ऑल I इज इक्वल टू j। k का मतलब एक कांस्टेंट हो गया है ना, कुछ भी आ सकता है k की जगह पर। -3 तो सबका -3 ही होगा, I इज इक्वल टू j। 1 1 2 2 और 3 3 के लिए सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप दैट कि आपको स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट नंबर है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। समझ में आ रहे हैं और आप इंजॉय भी कर रहे हो। इंजॉय करके पढ़ो तो मजा आएगा आपको। अभी मैं इंजॉय भी करवाऊंगा आपको। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट आगे लेके चलो, पहले थर्ड में, नेक्स्ट हमारा जो था है ना, फोर्थ होगा, जो भी हो विच एवर नंबरिंग कर लो आप। तो फोर्थ में क्या है अब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएंगे आपके। कौन सा मैट्रिक्स बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आई होप दैट कि आपको समझ में आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल यानी कि वो स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारा, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। इफ इन स्केलर मैट्रिक्स इफ each element of diagonal is one is called, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। वेरी गुड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गए। इसका मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I 3 ऑर्डर का हो गया। आप 3 × 3 लिखो या I 3 लिखो। अगर किसी ने I 2 लिख दिया इसका मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, बस 2 × 2 ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होने क्योंकि यह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वेरी गुड, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये डायगोनल एलिमेंट जो है वह 1 होना चाहिए। इसके कंडीशंस क्या आ गए, क्या शर्त है इसका, Aij इज इक्वल टू 0 4 ऑल I इज नॉट इक्वल टू j एंड Aij इज इक्वल टू 1 4 ऑल I इज इक्वल टू j। आई होप दैट कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया बेटा, गुड। अब हम लोग इसके आगे लेके चलते हैं आपको। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब 2 मैट्रिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन वगैरह में आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए उसे भी आपको ये कर दूं। क्या है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 1 1 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, A31 3 2 3 3, ओके ओके ओके, ठीक है। इसके लिए बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसके नीचे सारे अगर ये 0 हो जाए, ये जितना भी है ये सारा, ये अगर लड्डू 0 हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला सारा 0 होना चाहिए। और फिर इसी तरह से इसके ऊपर वाले सारे अगर 0 हो जाए
तो उसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप दैट कि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो सीख गए होंगे। आइए बेटा, अब मैं आपको डॉक्टर बना दूँ। अब आप चौंक गए होंगे कि सर पढ़ रहे हैं मैथ, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? इंजीनियर बना दो, है ना। लेकिन थोड़ा मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, इसीलिए क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या है बेटा? मैथ में ऑपरेशन है, और मैथ में 4 ही ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यू वेल नो दैट, आपको अच्छे से पता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन ही है मैथ में, इसी पर पूरा मैथ बना हुआ है। हम लोग मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मतलब यही काम करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इन्हीं के बारे में सीखेंगे। आप ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, मैथ में सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। इफ वी ऐड 2 नंबर, वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर इज अ निगेटिव, देन दे आर नोन एज अ, कैसी कहलाता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं। इसी तरह से डिवीजन कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे, a डिवाइडेड बाय b, हम उसको a इंटू 1/b लिखते हैं, तो इंटू तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और वो भी एडिशन ही है स्पेशल टाइप। तो लास्टली सारा चीज़ कहाँ पर डिपेंड करता है? एडिशन पर। ऑपरेशन इन मैट्रिक्स, तो हम लोग पहला लिख रहे हैं एडिशन, और जो एडिशन का रूल होगा वही रूल किसका होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन का। और बहुत बहुत आसान है, आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या है? 2 मैट्रिक्स। लेकिन आपके मन में है कि हमें नहीं आता है? बताओ। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। corresponding element are added or subtracted। ओके। जैसे कोई मैट्रिक्स A जो है वह हमारा AIJ के फॉर्म में है, स्मॉल AIJ, और मैट्रिक्स B जो है वह BIJ के फॉर्म में। तो अगर हम A प्लस B निकालें तो ये हमारा हो जाएगा AIJ प्लस BIJ, और अगर हम A माइनस बी निकालें तो ये हो जाएगा AIJ माइनस BIJ। लेकिन क्या 2 मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? ऑलवेज नहीं, उसके लिए कंडीशन है कि आपके ऑर्डर सेम होने चाहिए। एक ही चीज़ होगा तभी तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर अनलाइक होगा तो कैसे कर लोगे? और यहाँ पर लाइक के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स आर एडेड, 2 मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड भी कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम, देयर ऑर्डर इज सेम। अगर इसके ऑर्डर सेम है तो आप उसे ऐड और क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप 2 मैट्रिक्स को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप दैट कि बेटा आपको समझ में आ गए होंगे एडिशन और क्या चीज़ समझ में आ गए? सब्ट्रैक्शन, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको इसी का, एडिशन का ही और सब्ट्रैक्शन का भी। बहुत आसान है। जैसे देखो बेटा, A इज इक्वल टू आपको दे दिया 3, 2, -1, 4, 2 और 7। ओके। B इज इक्वल टू दे दिया हमें 1, 2, 3, -5, 4 और 2, और C इज इक्वल टू हमें दे दिया -2, 4, 3, ओके, 7, -3 और -5, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला A प्लस बी फाइंड करो। A प्लस बी फाइंड ही नहीं होगा, नॉट एडेड, नॉट एडेड। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ऐसे ही A माइनस बी भी नॉट डिफाइंड है, ये फाइंड नहीं होगा, नॉट सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड। क्यों? पता है आपको, वेरी गुड, ऑर्डर इसका सेम नहीं है। तो हम A प्लस सी फाइंड कर सकते हैं। A प्लस सी कैसे फाइंड करोगे? ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, कितना आसान है। 3 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जो जहाँ पे है उसके साथ, तो 2। बोलो बेटा 4 को किसके साथ? 7, 11,
2 को किसके साथ, -3 के साथ, -1, 7 को किसके साथ, -5 के साथ, 7, 5, 2। समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको माइनस करना है, a माइनस सी फाइंड करना है, तो 3 में से माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -1 -3 तो माइनस का 4 हो गया। जैसे प्रॉपर वे में माइनस करते हो, 4 माइनस 7 तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 हो जाएगा, और 7 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 12 हो जाएगा। ये आपके a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गए। आई होप दैट कि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ में आ गए होंगे। ये समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैं आगे लेके चलता हूँ बेटा थोड़ा सा जल्दी में। अब एडिशन तो खत्म हो गया, सब्सट्रैक्शन भी खत्म हो गया, तो बोला मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। अभी मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में अब 2 पार्ट हो जाता है बेटा, ये आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे जो बच्चे नए नए कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है मैट्रिक्स, नंबर विथ मैट्रिक्स, नंबर या कांस्टेंट विथ मैट्रिक्स, कांस्टेंट विथ मैट्रिक्स, विथ मैट्रिक्स। और दूसरा होता है मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट विथ मैट्रिक्स तो बहुत इजी है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट, रूल है इसका, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विथ दैट कांस्टेंट, विथ दैट कांस्टेंट। ये बहुत इजी है। कौन सा बेटा, कांस्टेंट। ये तो आप ऐसे ही चुटकी बजाते बना दिए। कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे सपोज दैट a इक्वल टू हमें दे रखा है 2 - 3 4 और 5 दे रखा था, और आपको 4a निकालना था, 4a, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 8 - 12 16 और 20, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। कांस्टेंट विथ मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गए, वेरी गुड। अब आप लास्ट ऑपरेशन सीखने जा रहे हो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सीख गए तो आप मैट्रिक्स का मोस्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स क्या है इसमें, ये बोला कि क्या सभी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोला एकदम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सभी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए चालाक बनना पड़ेगा। चालाक एक जानवर है, सियार बोलते हैं। सियार जो होता है जंगलों में पाया जाता है और बहुत ही चालाक होता है, बहुत होशियार होता है ना। आपको भी ये मल्टीप्लाई करने के लिए सियार बनना पड़ेगा। कैसे सियार बनेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, ध्यान देना बेटा। 2 मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, मतलब कर सकते हैं हम, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, कॉलम ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, पहले का कॉलम, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड, और इसीलिए बोले थे CR बनना पड़ेगा आपको, और इसे CR रूल मैंने नाम दे दिया, CR रूल। CR बन गए। C का मतलब पहले वाले का, फर्स्ट का कॉलम, और रो का मतलब सेकेंड वाले का कॉलम, रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी अदर केस में आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीपल होगा और कौन सा मैट्रिक्स मल्टीपल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर पता हो तो आप कैसे बताओगे। यहां देखिए बेटा, जैसे मैंने बहुत सारा ऑर्डर ले लिया मैट्रिक्स का, A 3 × 2, B 3 × 3, C 2 × 3, D 2 × 2, ठीक है, बहुत सारा लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा A × B कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो A का कॉलम और B का रो इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है एप्लीकेशन, ओके।
ए इंटू बी नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने पूछा क्या बी इंटू ए होगा, तो अब बी पहला हो गया, तो पहले वाले का क्या देखना है आपको, कॉलम, पहले वाले का कॉलम 3 है और दूसरे वाले का रो 3 है, आ गया इक्वल। इसका मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन बी इंटू ए करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर आज ये है ए इंटू सी करेंगे तो होगा ए इंटू सी, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, हो जाएगा भाई। और सी इंटू ए करेंगे तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये भी हो जाएगा। गजब, हो गया। बी इंटू सी करेंगे, बी इंटू सी, देखो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और सी इंटू बी करेंगे, सी इंटू बी हो जाएगा, सी इंटू बी, यहां से पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, ये तो हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कौन सा मल्टीप्लाई होगा और कौन सा कैसे होगा अभी बताऊंगा। ये तो अभी ये है कि कौन सा मल्टीप्लाई कर सकते हो और कौन सा नहीं। क्या बनने पड़ेंगे आपको, सीआर, चालाक बनने पड़ेंगे। सीआर रूल से आप पता करोगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। सीआर रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर सीआर रूल आपको समझ में आ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। अब जरा देखो मल्टीप्लाई कैसे सीखेंगे हम लोग। यस, करो। अब ये दे रखा है आपको दो मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया आपको, मैं ऐसा ले रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। पहले वाले का कॉलम फिक्स करना है। आप रो इसको जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहले वाले का कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। और दूसरा है बी, और इसमें आप इसमें कॉलम फिक्स कर दिया हमने, इसमें रो करना पड़ेगा। कितने कॉलम लिए हो, 3, तो 3 रो लेने पड़ेंगे आपको। तो B11, B21, B31, बस चाहो तो आप खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगी मल्टीप्लाई। और बनाने हैं तो B11, B12, B22, B32 हो गया। और चाहते हो तो और ले लो, जितना चाहो आप उतना लो। क्या चीज़, इसका कॉलम, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके रो, इसके कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऐसे जाते हैं। अब ऐसे जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे, अगर ये हटा दें तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा कहाँ से, इसीलिए बोलते हैं नॉट मल्टीप्लाई होता है। अब इस एरो को ध्यान रखना, एक रो को और एक कॉलम को पकड़ के मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। तो देखो इनका A इंटू बी अगर हम करें तो क्या आएगा रिजल्ट, वो देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टेड है। A11 को B11 के साथ प्लस A12 B21 के साथ प्लस A13 B31 के साथ, हो गया। ये एक एलिमेंट हो गया, सिर्फ पहला एलिमेंट। यही काम आपने इस रो को इस कॉलम के साथ करा, इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो क्या होगा जरा बताना बेटा। A11, वेरी गुड, B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 और B32, A13 B32। फिर इसी को पकड़ते अगर यहाँ भी होता तो फिर यहाँ पर में 3 एलिमेंट होता हमारा प्लस करके। आ रही बात समझ में, ऐसे ही करते रहेंगे आप, जितने कॉलम होंगे सबका कर देंगे। पहला कहानी खत्म हो गया तो फिर दूसरे रो में जाइए और फिर वही कहानी स्टार्ट होगा। यानी अब A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। वेरी गुड, आई होप दैट कि बहुत अच्छा इंटरेस्टेड लग रहे होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा जरा बताना बेटा। A21 B12 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32। अब तो आप सीख गए होंगे, पक्का है, गारंटी है कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सीख गए होंगे, 110% सीख गए होंगे। अब जरा सवाल का प्रैक्टिस कर लो। ये तो समझ में आ गए। एक बच्चा बोला मेरे से, सर कॉन्सेप्ट तो आपने बढ़िया सा दे दिया, अब जरा सा एक सवाल भी करके दिखा दो तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से कि कैसे मल्टीप्लाई करने। चलो कर देते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये देखो बेटा, A इज इक्वल टू क्या है, नहीं मल्टीप्लाई करने देगा, कैसे नहीं करने देगा, अभी करेंगे।
ए इज इक्वल टू बताना बेटा 3 2 4 -1 2 और 3 ले लिया आपने, ठीक है। कितने कॉलम? 3, तो दूसरे वाले में 3 रो लेना पड़ेगा, तो जैसे 2 4 1 7 2 और -3 बोल दिया, ठीक है। हो गए मल्टीप्लाई, कितने a इंटू बी करेंगे तो होगा 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है। b इंटू ए नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 हो जाएंगे, b इंटू ए भी हो जाएंगे। अब a इंटू बी करोगे तो क्या होगा जरा बताना ध्यान से, हाँ बोलो बेटा। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, एक साथ लिख दिया करो, ठीक है। फिर 3 इंटू 7, अगले में जाओ, 3 इंटू 7, फिर प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 इंटू 2 प्लस फिर -2 इंटू 4 फिर प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड रो को पकड़ लिया, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो -1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे आप प्लस और माइनस कर लो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा अभी, 6 प्लस 4 टू ज़ा 8 और प्लस 4 हो गया, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 और -12 हो गया, ठीक है। ये -2 प्लस 8 और प्लस 3 हो गया, ठीक है। ये -7 प्लस 4 और -9 हो गया, वेरी गुड है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 6 4 10 और 8 18 18 हो गया, ठीक है। 21 4 25 25 में से 12 जाएगा तो 13 होगा, ओके है। 8 3 11 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, और 9 7 16 -16 4 जाएगा तो -12, ठीक है। आ गई ये इतना एलिमेंट था, इसमें 6 एलिमेंट था, इसमें भी 6 था, 12 एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट तो घट के 4 हो गया, जादू हो गया। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए बेटा a m इंटू n ऑर्डर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे b, अब ये m के जगह पर तो कुछ भी ले सकते हो ऑर्डर आप, है ना, p, क्योंकि इसका ये n इक्वल होना चाहिए और ये इंटू p है, ठीक है। इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। तो अब जो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा ए बी, इसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी होगा। बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये जो बच गया ये इसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि a का ऑर्डर जो था वह 2 इंटू 3 था, इंटू बी का ऑर्डर जो था वह 3 इंटू 2 था, मल्टीप्लाई तो हो गया ये। अब a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वह ये दिस इंटू दिस, जो बच गया वो होगा, जो इक्वल हो गया वो नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 और ऑर्डर 2 इंटू 2 आया था, यही जादू था, यही मैजिक था। आई होप दैट कि आपको मैजिक अच्छा लगा होगा, जादू अच्छा लगा होगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मुझे अब ये पूरा उम्मीद हो गया बेटा कि आपने एडिशन भी सीख लिया, सब्सट्रैक्शन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। डिवीजन कुछ होता नहीं है मैट्रिक्स में, इसीलिए वो हम सीखेंगे नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया है, बहुत कम रह गया है कॉन्सेप्ट जो आपका ख़त्म होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो एक इन्वर्स भी निकालना होता था, लेकिन इन्वर्स आपको निकालना नहीं है, ध्यान देना है, इन्वर्स आपको निकालना नहीं है। तो इन्वर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्यों, सिलेबस से हट गया है, तो बाद में देखेंगे। अभी तो इस वीडियो में उसकी बातें नहीं करेंगे हम, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहे हैं, आप ही के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा वह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी गुड। ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आप अभी एग्जाम का डेट आपका आ गया है, अगर आप सोए रहोगे तो मालूम है क्या होगा, पिताजी आएंगे मोटे वाले लठ लेके 2-4 लठ बजाएंगे, आप फरफरा के उठ जाओगे, हो गया आपका ट्रांसपोज। मतलब क्या, जो सो रहा है उसे मार के खड़ा करो, क्यों सो रहा है भाई, पेपर का टाइम है। और जो बहुत मेहनत कर रहा है उसे भी मार के सुला दो कि भाई इतना मेहनत करेगा बीमार पड़ जाएगा, इससे अच्छा थोड़ी देर आराम कर ले। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स चेंज रो एंड कॉलम, इंटरचेंज
रो एंड कॉलम, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का इंटरचेंज अगर हम करें तो उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि A इज इक्वल टू, सपोज दैट ये दे रखा है आपको 1 2 -4 3 2 और 5। ध्यान देना बेटा, अब आपको ट्रांसपोज निकालने हैं। ट्रांसपोज को हम लोग A डैश और AT से रिप्रेजेंट करते हैं। AT ज़्यादातर डैश ही आपका AT से। और क्या बोला, ये क्या था, रो, इसको कॉलम बना दो। ये सो रहा है ना, लेटा हुआ है ना, इसे मार के खड़ा करो। तो खड़ा करोगे तो क्या होगा, 1 2 -4 हो गया। ये फिर सो रहा था, इसको मार के फिर से खड़ा कर दो, 3 2 5। दो में से कोई एक ही काम करो। जो सो रहा है उसे मार के खड़ा कर दो, अपने आप पेपर का टाइम आ गया, पढ़ना शुरू कर देगा और आपका ट्रांसपोज भी हो जाएगा। ये लेटा हुआ था, इसे हमने खड़ा कर दिया, ये भी लेटा हुआ था, इसे भी लाके खड़ा कर दिया। अब सब पढ़ाई शुरू कर दिया, सब टॉप करेगा। ओके, ट्रांसपोज सीख गए, वेरी गुड। अगर ट्रांसपोज आप सीख गए हो तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बहुत काम के प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, पहला ये बोला A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करना है तो आप A का ट्रांसपोज कर लो प्लस B का ट्रांसपोज कर लो। मतलब पहले ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से माइनस के बारे में भी बोला इसने, A माइनस बी का ट्रांसपोज, बोला पहले ट्रांसपोज करके माइनस करो या माइनस करके ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के लिए भी यही बात बोला इसने, जैसे A K है, इस पूरे का ट्रांसपोज करो, या बोला K पहले लिख लो, ट्रांसपोज करके तब K से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा बोला अगर ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो फिर से मैट्रिक्स A आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए। ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करोगे तो A आ जाएगा। ये ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज को अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें तो ये A आ जाएगा। आई होप दैट कि बेटा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। और ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने कर रखा है, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे थोड़ा ध्यान से तो ज़िंदगी में अब नहीं भूलेंगे आप। ट्रांसपोज तो एकदम नहीं भूलेंगे। ट्रांसपोज समझ में आ गया। अभी इस ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टीज जान के मैंने छोड़ रखा है जो अभी लिखूंगा मैं, जो सबसे ज़्यादा काम का है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ था, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। पेपर का टाइम है, जो सो रहा है उसे जगाओ और बोलो कि वीडियो देखे। ठीक, तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारा है और ये लास्ट प्रॉपर्टीज है जो सबसे काम का है बेटा। इसका बहुत सारे सवाल में यूज भी करेंगे हम लोग। और ये है, बोला अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो तो आपका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। पहले ट्रांसपोज करके तब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, यानी बी डैश ए डैश होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाता है, इसीलिए बी डैश ए डैश होगा। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश बी डैश का ट्रांसपोज नहीं, बी डैश इंटू ए डैश का ट्रांसपोज होगा। ये पोजीशन चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये समझ में आ गए तो इसी का अगला कॉन्सेप्ट है, अगला है ना, जैसे हमें बोल दिया ए बी और सी का ट्रांसपोज, ऐसा बोल दिया तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बी सी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बताना, बी सी का एक्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया ना। ये ए और ये एक्स है तो एक्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बहुत इंटरेस्टेड है क्या, बी अपना जगह नहीं छोड़ा, बीच में है तो वो बीच में ही रहेगा। ये दोनों अपना पोजीशन क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। डायरेक्ट अगर आप सोचोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो, बट डायरेक्ट आपको सोचना नहीं है, आपको तो करके दिखाना पड़ेगा अभी 12th में। हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट सोच सकते हो। आई होप दैट कि बेटा आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी समझ में आ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बोला कि ट्रांसपोज के बेसिस पर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले ही पढ़ रखे, वो सारे होते ही हैं, वो सारे गायब नहीं हो गए। अब बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बोल रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स दो तरह के हो जाते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन होते हैं, तो एक बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा बोला नहीं, सिमेट्रिक नहीं होता, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ठीक है।
अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? एक जैसा दिखने वाला, है ना। उसको एक लाइन जो है प्लेन मिरर के जैसे बिहेव करे, जितना इधर उतना इधर दिखे, उसी को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये बोला कि ए डैश अगर ए के बराबर आ जाए, ए डैश इज इक्वल टू अगर ए आ जाए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो दूसरा क्या हो गया? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा हमारा? तो ए डैश का अगर फिर से हम डैश करें तो वो हमारा माइनस ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए डैश का डैश, दैट मीन्स ट्रांसपोज का फिर से अगर हम ट्रांसपोज करें, सॉरी, अगर हम ए डैश करें और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, डैश का डैश नहीं, सॉरी बेटा, ए ट्रांसपोज करें और अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देन ए इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दैट कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आए और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आ गए। ओके, बट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इस पर 2 थ्योरम है, वही दोनों थ्योरम मेन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मैट्रिक्स कंप्लीट होने जा रहा है। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू ए। कंडीशन क्या होगा जरा ध्यान से देखना कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, ध्यान से देखो, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अगर आप इसका ए डैश आप करोगे तो क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा A11, A21 और A31, ये हो जाएगा A12, A22 और A32, और ये हो जाएगा A13, A23